वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में एक बार फिर से, और मस्त तरीके से एक बेहतरीन से कंसेप्ट की स्टार्टिंग करते हैं आज की सुबह यार। ओके, सो होप सो यार आप एंजॉय कर रहे होंगे, पूरे लेक्चर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे, उनका यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप फोड़ रहे होंगे अब, और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक जा रहा होगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये जर्नी, मतलब आज की एक कहानी मेरी जुबानी। ओके, तो मिलके फोड़ेंगे, मिलके सीखेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। यार क्या बात कर रहे हो, अकेला कैसे चलेगा, हम सब साथ में मिलके जाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करके रहने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी, और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है, आप जल्दी से जाओ, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है, ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, एक बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप, होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो आज बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जहां से न्यूमेरिकल आने के कंप्लीटली चांस होते हैं नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कंप्लीटली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे टोटली, है ना, लिटिल बिट कंसेप्ट यहाँ पे होंगे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, चीजें थोड़ी याद करने वाली होंगी। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रेजिस्टिविटी एंड कार्बन कलर कोड्स का कंसेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं हम। यहाँ कलर कोडिंग तो आपको सबने पढ़ी होगी, बढ़िया तरीके से देखी भी होगी, उसके क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से आप उसको क्रैक कर सकते हो, ये सब सिखाने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। कमॉन, तो बहुत सारी बातें मैंने ऑलरेडी कर ली है दोस्तों। ये जो सुबह है ना, सुबह की जो एनर्जी होती है ना, वो ऑसम होती है। आपने फील किया होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो थोड़ी देर तकलीफ होती है, थोड़ी देर आप मुंह बनाती है, नहीं यार अभी तो बहुत अंधेरा है। उसके बाद जब भाई मजा आता है ना, जब फील आता है ना, अलग ही टसन होती है उसकी, अलग ही माइंड सेटअप होता है, अलग ही एनर्जी होती है दिमाग के अंदर। सर ना बहुत बातें कर रहे हो आप, जल्दी से अब स्टार्ट कर लेते हैं मिशन। यस, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यार। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। यहां पे रेजिस्टिविटी को मैंने डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से क्यों लिया है, उसका लॉजिक है, क्योंकि मैंने कुछ ग्राफ्स भी आपको बताने हैं, उनसे ग्राफ डायरेक्टली पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। दैट्स व्हाई मैं इसके बारे में यहाँ पे डिफरेंटली बात कर रहा हूं। उसके बाद जो मेन होने वाला है वो कलर कार्बन कोड का कंसेप्ट होने वाला है। ओके, तो रेजिस्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि फॉर्मूला आप सबको पता है। आपको पता है रेजिस्टिविटी कैसे रिलेट करती है, तो भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए, और इसकी हर वैरायटी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये आपकी रेजिस्टिविटी है। तो जो सबसे पहला एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी का आया था, जो ये एक्चुअली में होता है m/n/e² टाउ। ठीक है, या तो इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सर क्या इसकी बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं नहीं, रुको जरा, आएगी, चीजें आएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो आपने याद रखना है। तो भाई ये मास है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये रिलैक्सेशन टाइम है। ये सब आपको पता है कैसे कैसे ये जो रेजिस्टिविटी है कैसे कैसे इस पर डिपेंड कर रही है। मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। पहली पॉइंट, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है किस टाइप का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये दो फैक्टर वेरी वेरी ऑसम
इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, जैसे मेरे पास वायर है, एक आयरन का बना है, एक एल्यूमिनियम का बना है, तो यार अगर ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी, समझ गए आप। लेकिन आपने ऐसा कुछ कर दिया कि एक वायर है आपके पास, ओके, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, इसकी कुछ लेंथ है, और आप इनको खींच के बड़ा कर दिया, खींच के बड़ा करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो एरिया कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ये बड़ा हो गया, इसकी लेंथ कुछ हो गई एल डैश, तो वायर वही है, मटेरियल थोड़ा ही चेंज करा है, आपने बस स्ट्रेच कर दिया, उसको बड़ा कर दिया है, या फोल्ड कर दो, मटेरियल थोड़ा ही चेंज किया है। तो यहां पे जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो मटेरियल है वायर का वो तो सेम ही है। अगर आयरन है तो आयरन है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम है, स्टील है तो व्हाटएवर जो भी है, मतलब तो वो तो सेम ही रहने वाला है। तो भाई जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। एंड द सेकंड फैक्टर इज व्हाट? सेकंड फैक्टर इज द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चांदी मेरे चेंज होने वाली है। काई को क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। काई को बताया था ना मैंने, जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो किसी भी जब टेम्परेचर आप चेंज करते हो, आप देखो यार क्या बात कर रहे हो, जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो इनको एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, तेज भागते हैं तो जल्दी से टकराएंगे, जल्दी से कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा ना, और जल्दी से कोलाइड करेंगे मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा मतलब उनके कोलाइड करने का समय कम होगा, तो ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर के राइज करने से मैंने आपको बताया था एज टेम्परेचर राइजेस, है ना, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और आपकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बट किसके लिए? कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए। यहां पे जो हम बात करेंगे मेनली रेजिस्टिविटी की बात करें, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट की बात करते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ, समझना बॉस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करेंगे तो तीन कैटेगरी आएंगी। पहली फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है जी, और दूसरी फॉर सेमीकंडक्टर्स, ओके बॉस, और तीसरी बॉस अलॉयज जो बनेंगे आपके, अलॉयज, ठीक है। अलॉयज में जो नॉर्मली आप यूज करते हो नाइक्रोम और मैग्नेनिन भी यूज करते हैं ना, है ना, और ये यूज करते हो टंगस्टन वगैरह, ठीक है, नो, ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो नाइक्रोम हो गया, मैग्नेनिन हो गया, ठीक है, ये आपके अलॉयज हैं। तो इनमें किस किस तरीके से ट्रीट होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ओके, तो देखो भाई, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, सबसे पहले चूंकि हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ जो टेम्परेचर होगा, आपको पहले तो ये याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है, जैसे आपने टेम्परेचर को डिनोट किया था, एट एनी टाइम टेम्परेचर टी कैन बी रिटन एज रो नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट है इस रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने देखना है। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है इसके ऊपर सारा दामोदार होना है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो याद रखना, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो अल्फा है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर अल्फा पॉजिटिव होगा, देखो अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस ये वैल्यू रेज करेगी ओवरऑल, तो ये भी रेज करेगी। तो कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है, डिफरेंट मेटल डिफरेंट कंडक्टर के लिए डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा। मतलब इसका जो अल्फा है उसके अलग अलग तरीके से ये रेज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है। ओके, बस याद क्या रखना है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेके यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। याद रखना, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए ध्यान से समझना, ये जो रेजिस्टिविटी होती है नेगेटिव होती है। अब देखो आप जब इसको नेगेटिव लिख दोगे आप, ठीक है, इसको नेगेटिव लिखोगे तो ये आएगा रो नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो ये 1 माइनस समथिंग है, मतलब इतनी वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से समझना, सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रो होगी रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज करेगी चांदी मेरे, याद रखियो बॉस, ठीक है, याद रखने का बॉस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर,
जब यहां से वैल्यू निकालोगे ना तो आपको ग्राफ भी समझ में आएगा, ग्राफ का नेचर होता ही कैसा है, ठीक है। तो अलॉयज के लिए क्या होता है, लगभग लगभग अलॉयज के लिए जो वो नाम यूज करेगा, नाइक्रोन वगैरह, मैग्नेनिन वगैरह, वो नाम यूज करेगा, तो लगभग लगभग ये 0 होती है, नेग्लिजिबल होती है रेजिस्टिविटी। और अगर ये रेजिस्टिविटी नेग्लिजिबल है, 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो रो टी इक्वल टू रो नॉट हो जाएगा। मतलब ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी, देखा, लीनियरली ऑलमोस्ट, मतलब इसकी वैल्यू जो भी होगी वो उसी तरीके से वेरी करने वाली है, तो ये लगभग लगभग 0 होता है, ठीक है। तो उसके ग्राफ कैसे चेंज होंगे वो सब बताऊंगा मैं अलग अलग आपको, पहले आप ध्यान से देख ले। फॉर्मूला क्या है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बेसिक से फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे ना वो तो बहुत कम चांस है कि आएंगे, बट बेसिक से जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उसके आने के चांस ज्यादा रहते हैं। दैट्स व्हाई ये डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो क्या, देख कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसके ग्राफ से आएगा, ग्राफ बनवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देख न्यूमेरिकल आया तो यहां से आएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझियो, जो करंट डेंसिटी होती है ना, करंट डेंसिटी रिलेट करती है सिग्मा इंटू ई, ये वेक्टर फॉर्म होती है ओम्स लॉ की। आगे पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ लिया है यार, क्या बात कर रहे हो, पढ़ लिया है यार, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। ओ अच्छा, और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो क्या बात कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल ये आएंगे इससे, अगर इससे आएंगे क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअली, तो समझ जाएंगे आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब आप अल्फा 0 करोगे तो रो टी लगभग लगभग देखो रो नॉट के ही इक्वल आ रहा है, तो उसमें कोई लीनियरली तरीके का चेंज देखने को इसमें आपको मिल जाएगा। सो नो प्रॉब्लम, लीनियर चेंज देखने को मिल जाने वाला है। अच्छा सर और क्या हो सकता है, और इसके मैं ग्राफ बता देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं, उसके बाद आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक, ओके, मजा आ रहा है बॉस, यस ओके। सो जो उसके 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाले हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, अपने दिमाग में उनको याद करके रखना है, क्योंकि एज इट इज उनके पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ हम बात करेंगे कंडक्टर्स, और हमें पता है जो बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं हमारे पास, वो सारे एक ही तरीके का नेचर स्वैप नहीं करेंगे, उनकी अपनी अपनी अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बोला जो रेजिस्टिविटी है जब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो भाई वो वेरिएशन उनके इंडिविजुअल उनके अलग अलग होगा। तो यहां पे मैं बात करूंगा कॉपर की, ठीक है, कॉपर का जो आउटपुट है यहाँ पे उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, तो उसका वेरिएशन कुछ ऐसे देखा गया है। तो ये कर्व बनाएगा, पहले ऐसे जाएगा फिर कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, धीरे 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 ऐसे कर्व। तो इसका जो इंक्रीजिंग हो रहा है, देखो ये जो रो है ये इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे हम डायोड ले ले, ठीक है, जैसे हम डायोड ले ले, इस तरीके की सिचुएशन हम मान से सेमीकंडक्टर है हमारे पास। बट आप समझो कि सेमीकंडक्टर की अगर बात करेगा तो जो रेजिस्टिविटी होगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसमें मैंने अभी बताया था इसकी जो रेजिस्टिविटी का जो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो तो नेगेटिव होता है। तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे देखने को मिली है, हाइपरबोलिक टाइप का इस तरह ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। This is the hyperbolic type of graph. So you have to remember these two graphs, very important. And the most important third one is for alloys. ठीक है, जो alloy है हमारे पास और उनमें आपका जैसे मैंने बोला नाइक्रोम, ठीक है, और मैग्नेनिन, ठीक है, ये नाइक्रोम और मैग्नेनिन के जो ग्राफ्स हैं, मतलब ये अलॉयज के ग्राफ्स हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इसकी अल्फा लगभग 0 होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, तो ये जैसे ये स्टार्ट हो रहा है वैसे ही ये लीनियरली कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, इनिशियली लीनियरली वेरी करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसका लीनियरली फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, याद रखने वाली बात है। देखो यार ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई, ओके। आगे बात करें, आगे किस चीज की बात करेंगे सर, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, मस्त तरीके से आप डालेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट
इजी बोलेंगे क्योंकि याद रखने वाली बात है। अगर कलर कोडिंग का आपको पूरा ऑर्डर याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। सो कलर कोडिंग की बात करने वाले हैं। ओके तुरंत कैडियो। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको देख सकते हो मस्त तरीके से आप पढ़ लो, जो डेटा गिवन है उसको लिख लो। बॉस मैं हमेशा बताता हूं क्वेश्चन को बहुत शिद्दत के साथ, उसको प्यार के साथ, उससे दोस्ती करके उसको पढ़ना होता है। उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेना होता है। जो वो बोल रहा है कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसका यूज कर, न्यूमेरिकल कर सकता है तो कर, दम है तो करके दिखा, ऐसे बोलता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना चैलेंज। तो देखते हैं क्या है बॉस। उसने बोला रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज रॉ। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, एक वायर है हमारे पास कंडक्टिंग, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। उसने बोला इसकी लेंथ L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ρ है, ऐसे बोला उसने। फिर बोल रहा है कि इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ देन द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। वो बोलता है कि अगर इसकी लेंथ को डबल कर दे, डबल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, ये देखो डबल करेंगे तो इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी इससे, तो डबल हो गई, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेकिन वो हाफ हो गया। तो बताओ अब इसकी नई रेजिस्टिविटी कितनी होगी? उड़ा डालो। क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा डालो। कैसे सर, मतलब क्या करे सर, मतलब अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए यार, मैंने सब कुछ सिखा दिया यार, अब प्लीज है। ओके तो क्या करना है, देखो यहां पर लेंथ को चेंज किया और एरिया को चेंज किया है। ठीक है, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। भाई रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, बट नॉट रेजिस्टिविटी। खत्म, कहानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बताया था, क्योंकि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर, नॉट द डायमेंशन। मतलब ना लेंथ पे डिपेंड करती ना एरिया पे डिपेंड करती। किसी वायर के लेंथ एरिया को चेंज करने से मटेरियल थोड़ा ही चेंज हो रहा है महाराज। एल्यूमिनियम का ये वायर है तो एल्यूमिनियम का ही रहेगा, अगर मैं खींच के बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं, कुछ भी कर दूं, मटेरियल थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। सो द रेजिस्टिविटी, न्यू रेजिस्टिविटी वही होगी जो पहली थी, इट विल रिमेन सेम। खत्म। कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन देके हमें धोखे में रख सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछता है, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो आप देखते ही फोड़ डालते उत्तरी। जैसे उसने बोला लेंथ को डबल किया तो L का मल्टीपल कितना है 2, यानी N की वैल्यू आ गई 2। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा इसका, मैंने आपको बताया था N टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस यानी 2 का स्क्वायर इंटू R, दैट इज 4R टाइम्स, इसमें जो भी गिवन होता, अगर रेजिस्टेंस पूछता तो आप निकाल लेते, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। सिमिलरली सेम रेशियो में है ना, तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फंडा मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था, रिजल्ट मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था। ठीक है, समझ गए होंगे भावनाओं को। एक और क्वेश्चन है थारे वास्ते, मस्त तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे, उसका यूज करेंगे, फिर फॉर डालेंगे। कम ऑन। सो मिटाना पड़ेगा ना पहले। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद एंजॉय करेंगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना कैसे है ये मैं सिखाने वाला हूं। उसने बोला मैंने 40 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, उत्तरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 40 वोल्ट पर मीटर। ला क्या बात कर रहा है, चलो ठीक है भाई। उसने बोला इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर देन 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो करंट डेंसिटी होनी चाहिए, करंट डेंसिटी दे दी 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी होती है चांदी मेरे I/A, होती है कि नहीं? यस। और J जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, जहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां पे करंट डेंसिटी कम, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहां का क्रॉस सेक्शन अगर A1 है और यहां का क्रॉस सेक्शन अगर A2 है महाराज, तो ये एरिया ज्यादा है, A1 इज ग्रेटर देन A2। तो यहां पे जो करंट डेंसिटी होगी इस वाले एरिया में, देखो जहां पे एरिया ज्यादा वहां कम, तो यहां पे जो J1 होगी लेस देन होगी J2, ये एरिया कम है तो यहां पे जो करंट डेंसिटी होगी, ठीक है, वो ज्यादा होगी। तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। अब और क्या दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, चलो भाई देख लेते हैं। उसने बोला रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, क्या बात कर दी यार, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ला ई दिया है, जे दिया है, ई दिया, रेजिस्टिविटी निकालनी है यार, सबको पता है यार, मोहल्ले में यार हल्ला मचा हुआ है यार, सबको पता है, सब कर सकते हैं यार, सब उड़ा डालेंगे। जब तक ये मैं बकवास कर रहा हूँ ना, आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तब तक आपने आंसर भी कर लिया होगा, आई नो दैट। ओके, होशियार हो चुके हो। देखो देख लो, अभी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, जे जो होता है वो सिग्मा ई होता है, और सिग्मा है कंडक्टिविटी, तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ इंटू ई, तो ρ आ गया E/J। उड़ा डालो यार, मेरा इंतजार काहे को कर रहे हो। ई की वैल्यू बोल दो ना जरा, दैट इज 40, जे की वैल्यू सर 4। यूनिट चेक करो, यूनिट चेक करो,
ओह माय गॉड, 2 इंटू 10⁴ है यार, ये मैंने गलत लिखा है, 2 इंटू 10⁴ है यार, ठीक है। मैं भी सोचूं ऐसे कैसे होंगे यार, 2 इंटू 10⁴, तो ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो रो आपके पास कितना आएगा, 20 इंटू 10⁻⁻4, और यू कैन राइट 2 इंटू 10⁻⁻3, ये बनना चाहिए। ध्यान से देखो, और यूनिट तो आपको बताइए ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। सो दिस इज, हियर वी गो, दिस इज द फाइनल आंसर, शुड बी द करेक्ट आंसर, यस, ओके। तो ये है कहानी, मेरी जुबानी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस इंफॉर्मेशन आपको लिखने आनी चाहिए, उसका यूज करना आना चाहिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, समझे बात, समझ गए या। तो दोस्तों ये था एक बेहतरीन सा कंसेप्ट और रेजिस्टिविटी का जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जैसे कि आपको पता है। अब मैं बात करने वाला हूं कलर, कार्बन कलर कोड के कंसेप्ट की, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। छोटा सा प्यारा सा इस लेक्चर में ये 2 कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जाने से पहले सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट वो सारे हम कवर कर चुके हैं औसम तरीके से, ठीक है ना। तो बात करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा कि यार अफोर्ड डालेंगे इस कॉन्सेप्ट को ना, इस पूरे चैप्टर को ना अच्छे तरीके से सीख लेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन हम यहां से कर सकते हैं। 4 तो आए, 4 के 4 ही सॉल्व करके आने, 5 आ रहे हैं तो 5 के 5 ही सॉल्व करके आने हैं। इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस लेके जाने वाले हैं। ओके एवरीवन, सो आर यू रेडी फॉर कलर कोडिंग कंसेप्ट? ओके सर, यार हमें वो आता है, आप ऐसे सोच रहे होंगे ना, यस यस, बोलो बोलो, हाँ अच्छी बात है, आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे से सीख लेते हैं और अच्छे से अप्लाई करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना इजी होता है उतना हमें टिपिकल बना देता है। एग्जाम में कहीं ना कहीं हम सिलेबस मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो ध्यान से देखना, मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आपने वो क्वेश्चन क्रैक करके आने हैं। चले स्टार्ट करें, मैंने लिख लिया है यहां पर, उसके बाद समझाऊंगा क्या करने का। बॉस फंडे वंडे आप सबको उसमें पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। सो देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ कलर कोड्स फॉर रजिस्टर्स। ओके, कलर कोड्स फॉर रजिस्टर, ठीक है। और ये कार्बन रजिस्टर स्पेशली यूज किए जाते हैं। कार्बन रजिस्टर क्यों, यही क्यों यूज किए जाते हैं, अलॉयज वाले जो रजिस्टर्स है वो क्यों यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है, 2 पॉइंट याद रखना। एक तो वेरी स्मॉल साइज होता है, वेरी स्मॉल साइज होता है इनका, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई ये यूज किए जाते हैं, और छोटे होंगे तो बहुत कंफर्ट होगा इनका यूज करना, ठीक है। और रेजिस्टेंस इनका हाई होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई हम कार्बन रेजिस्टेंस की ही बात करते हैं जब हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये पूरा सिस्टम बनाया है कि कार्बन रजिस्टर वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें किस कार्बन को क्या नंबर देना है, किसको कितने टॉलरेंस देनी है, किसका क्या मल्टीप्लायर होने वाला है, डेसिमल जो मल्टीप्लायर किसका कितना होने वाला है, वो डिपेंड करता है इस पूरे एक अरेंजमेंट पे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट को याद रखने तरीके, स्टेप लिखा है मैंने, स्टेप नंबर 1 में आपको ये याद रखना है, स्टेप नंबर 2 में हाउ टू काउंट द नंबर्स, वो मैंने आपको बताना है, और स्टेप नंबर 3 में कि सॉल्यूशन कैसे करके आओगे, ठीक है। ये 3 स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, एज यू नो दैट, तो सबसे पहले नेम ऑफ द कलर्स, जो कलर है कौन कौन से लेने हैं, फिर उनके नंबर, फिर उनके मल्टीप्लायर, जो डेसिमल मल्टीप्लायर हो गए 10⁻⁴ में लिखते हैं, फिर टॉलरेंस, मतलब उनकी जो उनमें जो भी चेंजेस हो सकता है, मतलब कितना वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, उनकी टॉलरेंस होगी, ठीक है। जस्ट लाइक एरर की तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला कलर देखो ब्लैक, ये सीरीज एज इट इज याद होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ब्लैक है और उसका जो नंबर देना है ब्लैक का वो 0। फिर नेक्स्ट पे ब्राउन आएगा, उसको देना है 1। फिर रेड है, रेड का 2। फिर ऑरेंज, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये एज इट इज सीरीज याद रखनी है। येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 एंड व्हाइट का 9। अब आप बोलोगे सर इनको याद कैसे करें? याद रखने का फंडा आपने भी बचपन से पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो ये कॉमन सा, फेमस सा, इजीली याद रखने वाला है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। उसने बोला बीबी रॉय, ना मैं बंदी का, ऐसे समझ लो, ठीक है। बीबी रॉय, तो बीबी रॉय, पहले यहां तक देखो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बन गई ना लाइन, याद कर लोगे ना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नाउ हाउ टू यूज दिस स्टेटमेंट, टू रिमेंबर ऑल दीज कलर्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। देखो भाई, बीबी रॉय यानी जो सबसे पहला बी है वो ब्लैक है, और ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है।
पूरा याद हो जाएगा। बीबी रॉय, स्टेप बाय स्टेप देखो, तोड़ के देखो उसको। फिर आपने देखा बीबी रॉय, अच्छा क्या है वो, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जो जी है वो यूज होगा केवल किसके लिए सर, ग्रीन के लिए। ग्रेट का जो जी है ये ग्रीन के लिए यूज होगा, इसका कोई यूज नहीं है। ये तो स्टेटमेंट बनाया याद रखने के लिए। ब्रिटेन का जो बी है ये जरूरी है, ब्रिटेन का बी है आपका ब्लू, वो ध्यान से समझना। बी रॉय यानी पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, तो दिस इज ब्लैक, आप समझते जाना, एंड दिस इज ब्राउन। और आर क्या है सर, रेड, ओ क्या है सर, ऑरेंज, वाई क्या है सर, येलो, ओके। और जी क्या है सर, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन, तो ये वाला ग्रीन। और ये वाला बी क्या है सर, बी तो यहाँ पे भी थे लेकिन ये वाला ब्लू है। अब वेरी गुड वाइफ, ये क्या है, वी, आप देख सकते हैं वायलेट कलर, ठीक है, तो दिस इज वायलेट कलर। और गुड, गुड का जी फिर से ले लो, और इसको पता है आपको ग्रे होने वाला है क्योंकि ब्लू, ये वाला जी ग्रीन हो चुका है, तो दिस इज ग्रे, ठीक है, ये आपका ये वाला कलर हो जाएगा ग्रे, ठीक है। वेरी गुड वाइफ। और ये जो घपलू है, आई मीन ये जो डब्लू है ना, डब्लू, ये व्हाइट है, व्हाइट है ये, ठीक है, तो ये व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ नहीं है, ये तो बस स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज किया गया है, वियरिंग या हैविंग, जो आपने लिखना है। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसमें है गोल्ड, पूरा गोल्ड है, गोल्ड भी एक कलर है, सिल्वर एक कलर है, ये पूरा एज इट इज यूज होगा। नेकलेस का मतलब एन, और एन का मतलब जब कलर ही ना हो उसमें, नो कलर एट ऑल, जब कलर ही ना हो, ठीक है, समझ में आ गई लॉजिक क्या है, पूरा का पूरा लॉजिक समझो आप। तो बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, यानी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, सब कुछ मैंने बता दिया, ऐसे याद रखना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 4 मार्क्स अगर आप इजीली लेना चाहते हो तो क्वेश्चन तो इजी होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको ये सिस्टम याद है कि नहीं है। अब जब आपने कलर याद कर लिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इनको नंबर देंगे। जब आप लिखेंगे ना, इसको याद करने से बेटर है इसको याद करेंगे और अपने अपने आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो बीबी रॉय, तो पहला बी को नंबर आएगा 0, दूसरे को 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है व्हाइट का लास्ट में। इनके पास कोई नंबर नहीं होता, जो गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है ना, इनकी केवल टॉलरेंस होती है, इनको कोई नंबर नहीं दिया गया, इनकी केवल टॉलरेंस होगी, समझना बात को, टॉलरेंस, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर और नो कलर के पास, ठीक है, तो गोल्ड के पास जो टॉलरेंस होगी अगर वो यूज करेगा वो 5% लेते हैं प्लस माइनस, और इसकी 10% लेते हैं, और कलर ही नहीं है अगर मिसिंग है तो उसको 20% लेते हैं, बताऊंगा जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब आता है मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर का मतलब ये जो नंबर है जिस भी कलर का उसको 10 रेज़ टू पावर में लिखना। तो अगर है ब्लैक तो उसको 10 की पावर 0 लिख देंगे, ब्राउन है तो 10 की पावर 1, और रेड है तो 10 की पावर 2, ऐसे ही लिखना है, इसी ऑर्डर में, इसी तरीके से, बस उसको 10 की पावर में आपने रेज कर देना है, जिसको आप डेसिमल मल्टीप्लायर कह सकते हैं, डेसिमल मल्टीप्लायर कह सकते हैं। समझ गए आप लॉजिक? ओके 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 ओके, टेंशन काहे को ले रहे हो? तो ये है दोस्तों, इसका पूरा सिनेरियो आपके सामने है, किस तरीके से आपने यूज करना है ये आपके सामने, बस ये याद रखना है। अब यूज क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ना, बस ये याद रखना है। कम ऑन, याद रख लेंगे, याद रखना ही पड़ेगा। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 के पास। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोलता है कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है। तो लेट्स सी, यहां पे बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना। यहां पर सपोज करो मैं एक यहां पे एक तरीके से कार्बन रजिस्टर बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो सपोज करो यार, तो ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड, 4 बैंड है इसके पास, ठीक है, 4 बैंड है, 4 स्ट्रिप है कलर की। तो दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, 4, पता चलेगा कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो हमेशा जो काउंटिंग करनी है वो लेफ्ट से करनी है, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी होती है, ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझे, आप कैसे करेंगे। देखो, जो लेफ्ट से चलेंगे तो ये पहला कलर के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और लास्ट 4th कलर के लिए। तो 4 कलर होंगे इस कार्बन रेजिस्टेंस में, ये आप ध्यान रखेंगे, 4 बैंड होंगे मतलब कलर्स के, ठीक है। सो 1 2 3 4, क्लियर है, ये 4 बैंड होंगे। अब उनकी जो काउंटिंग है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है, ठीक है। तो पहला जो कलर होगा उसका नंबर, दूसरा नंबर ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हो गया स्टेप नंबर, दिस इज स्टेप नंबर 2 कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ द कलर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, ध्यान से समझना भाई। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम फॉर्मूला बनाएंगे कि जो कलर्स हैं जो काउंट हो रहे हैं उनको किस तरीके से राइट डाउन करना है। क्या बात कर रहे हो? देखो, जो पहला कलर होगा जिसको आपने पहला नंबर दिया है, ठीक है, उसको हम N1 मान लेंगे, यानी मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पे,
यही देखना, बस यही है सब, इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, डोंट वरी, इसी फंडे से क्वेश्चन होंगे। मैं फॉर्मूला बना के दूंगा, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर है, जो पहला होगा जिसको आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया ना, जो पहला वाला बैंड होगा उसको नंबर 1 देंगे, ये नंबर की तरह काम करेगा, ये नंबर 2 की तरह काम करेगा। और जो थर्ड वाला है वो 10 रेज़ टू पावर, उसका जो भी नंबर होगा 10 रेज़ टू पावर में लिखना है। और जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला, उसकी टॉलरेंस यूज होगी, लेट्स सी +- X% है, जो भी है। समझ गए कैसे यूज करना है? तो जब आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे ना, इस रजिस्टर का अगर आपसे पूछे रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, पहला जो नंबर आया होगा कलर का लेफ्ट टू राइट जाने पे, N1 लिख लो, इंटू N2 लिख लो, समझ गए आप लॉजिक, इंटू 10 रेज़ टू पावर, जो थर्ड कलर होगा उसका जो भी नंबर होगा उसको 10 रेज़ टू पावर 3 में लिखना है। और जो फोर्थ कलर होगा, जो भी होगा, फोर्थ कलर हमेशा या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, या कलर होगा ही नहीं। तो जब कलर नहीं होगा, 3 ही होंगे तो लास्ट वाला चौथा है ही नहीं, तो 20% लेते हैं, सिल्वर होगा तो 10%, गोल्ड होगा तो 5%, तो यहां लिख देंगे x + -5%। तो ये फॉर्मूला भी बन गया एक तरीके से, मैंने आपके लिए बना दिया, इसका डायरेक्ट यूज करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि सॉल्व कैसे करें, बस रीडिंग करनी आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, आपको बनानी आनी चाहिए। समझ में आई लॉजिक? तो पहले दो कलर का नंबर एज इट इज N1 N2 लिखना है, ठीक है, इनटू जो थर्ड कलर होगा उसका जो नंबर है वो डेसिमल में लिखना है, मतलब डेसिमल मल्टीप्लायर में लिखना है, तो 10 की पावर M3। फिर जो फोर्थ कलर होगा वो है नहीं है, वो अलग बात है, +- X% लिखना है, X% लिखना ही है, जो टॉलरेंस गिवन होगी, ठीक है, समझ गए लॉजिक? तो ये है तरीका, है ना, ये हो गया याद करना है, ये हो गया हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे सॉल्व करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में हो गए। स्टेप 2 में रीडिंग कैसे करनी है, नंबर देने हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है, समझ गए लॉजिक? अब देखो यार, बकवास तो हमने काफी कर लिया, जब तक हम क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि भी क्या चल क्या रहा है, ठीक है। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये N1 N2 जो आपने दिया है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले दो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले दो नंबर, बस आप ऐसे याद रखो, इस ओके, फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरी के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फिर बोल दिया, ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए, इसको लिखना होना चाहिए। देखो यार, ये चीज ना बहुत बाद की है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना, जब तक ये कलर्स का अरेंजमेंट याद नहीं होगा, हम नंबर ही नहीं पहचान पाएंगे, उनकी मल्टीप्लायर ही नहीं लिख, चलो टॉलरेंस तो हमें याद भी हो जाएगी, गोल्ड के लिए 5 है, सिल्वर के लिए 10 है, और अगर कलर ही नहीं है तो 20% है, ये तो चलो हमें याद हो जाएगी। बट ये तो अरेंजमेंट एज इट इज है ना, एक भी कलर इसमें ऊपर नीचे होगा तो पंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। करे क्वेश्चन जिसका आप इंतजार कर रहे थे? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं ना। ओके बॉयज, जैसे कि मैंने आपको बोला, 2-3 क्वेश्चन हमें ट्राई करने वाले हैं, इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो मजा आने वाला है, देख लो। वैसे आप खुद भी कर लेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 क्वेश्चन, मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया, दोनों को एक साथ ही उड़ा डालेंगे ना यार। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कार्बन रेजिस्टेंस से आने वाले क्वेश्चंस की, वो जो पूरा एक सीरीज है ना, पूरा पैटर्न जो है कलर्स का, वो याद होना चाहिए। और वो याद करने के लिए आपको पूरा का पूरा उसको उसी तरीके से लिखना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि भाई ये एक कार्बन रजिस्टर है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, इस वाले में भी और इस वाले में भी, ठीक है। यहाँ पे जो पहला कलर है, अगर मैंने आपको बोला था लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है सर। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहला जो कलर है 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 के 4 कलर है इसमें। पहला कलर है रेड, दूसरा भी रेड, तीसरा ग्रीन, फिर सिल्वर। तो कार्बन रजिस्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पहले कलर का नंबर, दूसरे कलर का नंबर, तीसरे कलर का नंबर 10 रेज़ टू पावर में डेसिमल, जो आपकी 10 की पावर है उसको उसमें लिखना है, ठीक है, इनटू +- X% जो उसकी टॉलरेंस होगी, जो भी होगा। ये तो चलो फॉर्मूला है। तो बट N1 N2 जो है नंबर्स, यहाँ पे जो रेड कलर है उनके नंबर क्या है, उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? B रॉय, याद करो, B रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये याद होना चाहिए। तो पहला है आपका ब्लैक, 0 देते थे, ब्राउन 1 देते थे, रेड 2 देते थे, ऑरेंज 3 देते थे, येलो 4 देते थे, ग्रीन तक जाना है बस हमने, ठीक है, और जी ग्रीन 5, उससे आगे इसमें कुछ करना नहीं है। तो रेड का कलर 2 है, तो पहले दो तो 2-2 हो गए, देखो ये और ये वाला तो 2-2 हो गया, समझ गए आप। और ग्रीन चाहिए तो ग्रीन हो गया 5, और सिल्वर कलर है, और सिल्वर कलर की जो आपकी टॉलरेंस है ना, वो होती थी 10%, गोल्ड की 5%। तो बस हो गया आंसर। तो R इक्वल टू, यहां लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 +- 10%, एंड हियर वी गो, दिस इज योर आंसर।
खत्म कहानी। बस ये पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इससे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो तीन जो गोल्ड है, सिल्वर है और जो आपका नो कलर है वो तो हमें ऑलरेडी याद होता है ना यार, क्या बात कर रहे हो, वो तो याद होता है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जल्दी सॉल्व करो, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आ रहा है, आया कि नहीं आया, चलो देख लेते हैं। तो जल्दी से पहले फॉर्मूला लिख लो, n1 n2 इंटू 10 टू पावर n3 प्लस माइनस x%। देखो मस्त फॉर्मूला बता दिया ना मैंने आपको, मजा आएगा। तो ये आएगा 1 2 3 4, चार है सर। पहला है येलो, येलो का देख लो कहाँ है, येलो का है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर दूसरा है वायलेट, वायलेट ये रहा V, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो लिख देंगे 7 इंटू 10 टू पावर 3। 3 है ब्राउन, तो ब्राउन 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 ब्लैक ब्राउन 1, तो 10 टू पावर 1 प्लस माइनस गोल्ड, दिस इज 5%, दिस इज 5% एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बस चेक कर लेना ऑर्डर सही है कि नहीं है, चेक कर लेना ऑर्डर सही है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है, चेक कर लेना ऑर्डर सही है कि नहीं है। हो सकती है मेरे से भी ह्यूमन एरर, क्या बात कर रहे हो, बट होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, बट आप देख ले। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप 4 डाल सकते हैं, फोड़ सकते हैं, क्या बात कर रहे हो यार। तो यार काफी क्वेश्चंस और भी इस पे आपको देखने को मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, होप सो आप उसको एंजॉय करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से उसको 4 डालेंगे। करें, स्टार्ट करें, कम ऑन। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन है, डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना जरूरी था, क्योंकि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाना जरूरी था, ठीक है। कम ऑन, सो हियर वी गो एंड दिस इज ए कार्बन कोड एक दे रखा है, एक रजिस्टर का आपको कार्बन कोड दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कलर कोड, सॉरी कलर कोड दे रखा है कार्बन रेजिस्टेंस का, ये कलर कोड दे रखा है, ठीक है। उसने बोला पहला जो कलर है वो G है, मतलब ग्रीन है, दूसरा आपका यहाँ लिख दिया उसने ग्रीन है, ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर लास्ट का कलर जो है वो गोल्ड है। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इस कार्बन रजिस्टर का। तो पहले फंडा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, n1 n2 इंटू 10 टू पावर n3 प्लस माइनस x%, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट नंबर देंगे 1 2 3 4, चलो भाई लिख लेते हैं। तो n1 किसका है, ग्रीन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कलर कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यही तो होता था, ठीक है। बी मीन्स ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7 एंड दिस इज ग्रे 8 एंड व्हाइट इज 9। ये याद होना चाहिए बस, दैट्स इट, ओके। अब देख लो यार कौन कौन सा। पहला है ग्रीन सर, ग्रीन ये रहा 5, तो 5 ले लेंगे। दूसरा नंबर क्या है सर, दूसरा ऑरेंज है सर, ऑरेंज 3, तो 3 आ गया, इंटू 10 टू पावर n3, n3 क्या है, येलो, येलो कितना है सर 4 ले लो, प्लस माइनस x%, यानी जो लास्ट का कलर है उसकी टॉलरेंस गोल्ड है तो 5% होगा। तो ये है इसका आंसर। वैसे तो यही इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शंस में कुछ अलग तरीके से दिया है, 10 टू पावर को गायब किया है। तो इसने लिखा है 5.3 मेगा ओम लिखना है, प्लस माइनस 5%, 5.3 मेगा है ये 10 टू पावर 6, मेगा का मतलब समझते हो ना, 10 टू पावर 6, ठीक है, ओके। यहाँ लिखा है 64, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 5.3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। चेक करें, देखो इसको अगर मैं लिख लूं 5.3, अगर 10 की एक पावर 0 ले लूं तो यहाँ पे 10 टू पावर 3 बनेगा, प्लस माइनस 5% बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 530 और इसको लिख सकता हूँ किलो ओम एंड प्लस माइनस 5%। समझ में आई लॉजिक, समझ में आया। मेगा तो हो ही नहीं सकता, 10 टू पावर 6 है वो, ठीक है ना। तो 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो कभी कभी ऐसे वो बना लेता है, अरेंजमेंट करा लेता है, तो आपको अरेंजमेंट करने आना चाहिए। समझ गए भाईजान, समझ गए, कर लेंगे ना सर, यार क्या बात कर रहे हो। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर दोस्तों ऐसा होता, इसी में ऐसा होता कि ये एक कार्बन रजिस्टर दे रखा होगा 1 2 3, तो ये कोई कलर आपको दे दे रेड, ऑरेंज और ब्लू, ठीक है। उस आपसे पूछा रेजिस्टेंस बताओ इसका, तो इसमें चौथा कलर नहीं है, देखो इसमें फोर्थ कलर है वो मिसिंग है, समझ रहे हो आप। तो इसकी जो टॉलरेंस लेंगे, इसमें फोर्थ कलर नहीं है, 1 2 3 है, फोर्थ कलर मिसिंग है, तो टॉलरेंस लेंगे 20%, तब सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा, n1 n2 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस माइनस x%, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ जाना, आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ जाना। तो आप रेजिस्टेंस लिखेंगे n1, r है रेड, तो रेड है 2, तो 2 लिख लो, इंटू ऑरेंज, ऑरेंज है 3, तो 3 लिख लो, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 लिख लो, ठीक है, एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई करके नहीं कर देना उसको, ठीक है, 3 लिखना है, ऐसे 6 मत कर देना उसको, ठीक है। तो ब्लू क्या है सर, ब्लू 6, ठीक है, ब्लू है ना ये वाला, यस दिस इज ब्लू। वो बोलेगा क्योंकि 3 बी है, अदरवाइज ब्लू है तो ये 6 आ जाएगा,
तो 10⁻⁶ और ±20%, दिस इज द आंसर। अगर फोर्थ कलर मिसिंग है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी मेरी जुबानी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिया, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें ऑसम तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। तो इस लेक्चर को एंजॉय करें और सारे कंसेप्ट को प्रैक्टिस करें, रीप्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल जाके ढूंढे, सॉल्व करें, जितने भी आ चुके हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है। तभी आपकी मेंटल एबिलिटी का पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग बन चुके हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट होगा पूछते रहना। शर्माने का नहीं बॉस, फ्रिक्वेंटली मेरे से बात करने का, मेरे को बताने का, अपनी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। आप ही के वास्ते हो दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट।